देखिए अमरीश जी, मैं कोई जो है वो डिफेंस का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हम्म। ओवरऑल एक तरह से जो है, जो मेरी एक दृष्टि है और जो अभी तक हमारे पैनलिस्टों ने जो बात कही है उस पे मैं जरूर कुछ टिप्पणी करूंगा। क्योंकि ये वार जी। अनफोल्ड हो रही है, अफसर साहब ने भी कुछ बातें कही हैं, राय साहब डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका कहना है बहुत दिन नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें आ रही हैं, अमेरिका इजराइल कह रहा है कि सम वीक्स जो है वो 10-15 दिन मामला चलेगा। तो जो भी अनफोल्ड कर रहा है मिलिट्री के मामले में, मतलब पल पल चीजें बदल रही हैं, चीजें हो रही हैं उस तरह से जो है वो। और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसमें कल क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये लोग अपने हथियारों से और उनकी जो एक तरह से एआई से जुड़ी हुई इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो भारी तो हैं इन लोग, इसराइल और अमेरिका के लोग। लेकिन मैं दो तीन बातें जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो पहले बहस चल रही थी, राय साहब ने भी उस पर अपनी बात रखी, और मैं लगभग पिछले कुछ 4-5 महीनों से इस बात पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ। कुछ किताबें, कुछ चीज़ों को मैंने कंसल्ट किया कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मॉरलिटी का एलिमेंट कितना होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। और इस बात पर तमाम विशेषज्ञों ने बार बार कहा है, जो भी क्रेडिबल जो है इस स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि तमाम जर्नलिस्टों से भी मैं एक आध बार आप ही के चैनल पे किसी के कार्यक्रम में मैंने ये बात कही, लेकिन जो जर्नलिस्ट जो है वो फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं सारे लोग, और विशेषकर लिबरलाइजेशन के बाद जो जर्नलिस्टों की पौध आई है, वो सारे लोग मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कोई मॉरलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट का कहना है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक सिंथेसिस होनी चाहिए। अगर आप स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रखेंगे, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को परसू करेंगे, तो अल्टीमेटली दूर देर सवेर आपका नेशनल इंटरेस्ट भी डैमेज होगा, वो बहुत सिक्योर नहीं होगा। अमेरिका जिस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट, इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू कर रहा है, वो अल्टीमेटली पश्चिम एशिया में जो है वो तमाम लोगों के जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करेगा, और एक अनस्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो जब वर्ल्ड ऑर्डर अनस्टेबल होगा तो किसी का भी नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर नहीं रहेगा। आप कहां पे जाके सिक्योर करेंगे? आप अभी अफसर साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी जो है वो हार्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, या तेल के दाम बंद हो जाएंगे, दुबई में सबके जो है वो पैसे लगे हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, तो आप सभी बहुत सारे लोगों का नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल इकोनॉमी सफर करेगी। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आप कोई भी मॉरल वैल्यूज के आधार पर, यूनाइटेड नेशंस के नॉर्म के आधार पर इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे, ईरान में जाकर के उसके सर्वश्रेष्ठ नेता को मार देंगे, और उसके बाद लगातार बम्बार्डमेंट करेंगे। फिलिस्तीन में जो है वो आपने मतलब एक तरह से हजारों लाखों लोगों को मार दिया, बच्चों को मारा, पत्रकारों को मारा, लोगों को भूखों मार दिया, बेघर कर दिया। अब उस पे जो है आप जो है बोर्ड ऑफ पीस बनाए हुए हैं, और आप यूनाइटेड नेशंस को साइडलाइन कर दे रहे हैं। एक मॉरलिटी प्लस नेशनल इंटरेस्ट का एक कॉम्बिनेशन सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मामला शुरू हुआ था। वो अब आकर के जो है सब लोग चीख चिल्ला रहे हैं, मार्क कार्नी कह रहे हैं कि अब वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है डिसमेंटल किया जा रहा है, अब हमको नया कुछ आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा पहले तो ये कहना है कि जो भी जियो पॉलिटिक्स हो, जो भी फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें टू सम एक्सटेंट एक तरह से वर्ल्ड मॉरलिटी होनी चाहिए, और टू सम एक्सटेंट आपका नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। खाली नेशनल इंटरेस्ट, ब्लाइंड नेशनल इंटरेस्ट, उससे बात नहीं चलेगी। दूसरी जो डिबेट चल रही है ईरान के रिजिम को लेकर के, ईरान में जो है इस्लामिक तरीके से जो है वो लोगों के राइट्स छीने जाएं, लड़कियों को मारा जाए और बुर्का पहनाने के लिए मारा जाए, इसका सबका मैं कतई सपोर्टर नहीं हूं। मैं भी जो है स्वतंत्र मानवाधिकारों का समर्थक हूं, और वो होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी का समर्थक हूं। लेकिन जो देश अमेरिका के साम्राज्यवाद से लड़ रहा है, और उसके आसपास के, मैं मिडिल ईस्ट नहीं कहना चाहूंगा, मिडिल ईस्ट एक इंपीरियलिस्ट जो है टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको पश्चिम एशिया कहना चाहूंगा। ये साफ साफ जो है इंपीरियलिस्ट कंट्रीज द्वारा दिया गया शब्द है, और उनके लिए मिडिल ईस्ट वगैरह होगा, जो है मेरे लिए पश्चिम एशिया है। तो मैं पहली बात तो ये शब्द पर भी जोर देना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि आप जो है, एक देश ने इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों किया? क्योंकि शाह रजा पहलवी का रिजिम जो है कितने कंप्रोमाइज करके ईरान के ऑयल वेल्थ के को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सारी रॉयल्टी लेने के लिए, उसको लूटने के लिए वो बाकायदा बिठाया गया रिजिम था। उसने क्या किया, लोगों को थोड़ा खुलेपन का अधिकार दे दिया था, वो सारा मामला था। लेकिन बेसिक उनके नेशनल सॉवरेंटी
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी को लेकर के क्लैश था। अपने संसाधनों को हम एक्सप्लॉइट करेंगे कि अमेरिका एक्सप्लॉइट करेगा? अमेरिका तय करेगा आप अपने संसाधनों को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद नेशनल सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट आया, इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया, उन सारी चीजों के तहत ईरान का जो डेवलपमेंट हुआ, और ईरान कितने प्रेशर में अमेरिका से फाइट कर रहा है, इस बात को आप देख सकते हैं जो है। तो अमेरिका, ठीक कह रहे हैं किसी ने, अमेरिका की चौधराहट का जो मामला है वो कितना आप किस लेवल तक ले जाओगे? आप सारी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को डिसमेंटल कर दोगे। लेकिन दूसरी बात है, मुझे जर्मन ग्रियर जो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, उनकी एक डिबेट याद आती है, वो हिंदुस्तान में आई थी, बिकनी वर्सेस बुर्का। और उन्होंने जो है वो बुर्का को प्रेफर किया था, बिकनी को नहीं प्रेफर किया था। आज कैपिटलिज्म जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, जहां पे एपिस्टीन फाइल जैसी चीजें हो रही हैं, जहां पे मानवीय गरिमा, बच्चियों की गरिमा, देह व्यापार और सारी चीजें, और उसके साथ उसके तहत जो ब्लैकमेल करने का जो पूरा कारोबार चल रहा है, जिसमें जियोनिस्ट लॉबी और क्रिश्चियन लॉबी मिलकर के जो काम कर रही है, उसको आपको उस नजर से देखना चाहिए। इस्लाम को अमेरिका ने और अमेरिकन मीडिया ने बहुत बैडली पेंट किया है। एडवर्ड सईद को पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया गया है। एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म लिखा, एडवर्ड सईद ने कवरिंग इस्लाम लिखा। आप उसमें पढ़िए कि यूरोप का मीडिया उतना नहीं करता, बल्कि अमेरिकन मीडिया जो है इस्लाम को बहुत बैड लाइट में पेंट करता है, जैसे सारा जो है वो इस्लाम में एक तरह से कुछ शेख और उनके हरम और आतंकवादी, इन्हीं लोगों का मामला है जो है। ऐसा नहीं है, मतलब जो है इस्लाम के मानने वाले तमाम लोग अलग अलग तरह से हैं। दूसरी चीज, मैं ईरान के समर्थन में इसलिए अपनी बात रखना चाहता हूं कि ईरान एशिया का एक कंट्री है, और यूरोप और अमेरिका दादागिरी और गोरे लोग तानाशाही और साम्राज्यवाद चलाते हैं। एशिया के बारे में हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लोगों ने, हमारे समाजवादी लोगों ने बार बार एशियन यूनिटी की और एशियन रेजिस्टेंस की बात की है। एशिया के जो लोग, जो शासक वर्ग हैं, अमेरिका के साथ रह रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन एशिया की अवाम के साथ खड़ा होना ये भारत का फर्ज बनता है। अगर हमारे विश्व गुरु ने भारत के का फर्ज वो नहीं निभाया है तो ये निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए की होनी चाहिए। चूंकि वो भी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिस संगठन का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इसलिए वे आजादी की कीमत नहीं जानते, भारतीय गरिमा की कीमत नहीं जानते, संप्रभुता की कीमत नहीं जानते। वो गांधी, नेहरू, पटेल, लोहिया, इन सब की बातों से नहीं वाकिफ है। इसलिए वो जो है को अब वो मतलब चाबहार जो है वो चला जाए तो जाने दो, ईरान को ध्वस्त कर दिया जाए तो जाने दो, और फिर आप जियोनिस्ट लॉबी का जो पूरा जो है वो मॉडल है उसको आप इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हो। जियोनिस्ट लॉबी पैलेस्टीनियन से नफरत करती है, आप मुसलमानों से नफरत करते हो। एग्जैक्टली वही मॉडल वो पूरे मतलब जो है वो पश्चिम एशिया में जहां जहां फिलिस्तीनी लोग हैं उन सबको निशाना बनाते हैं, उनसे लड़ते हैं। ऐसे ही आप जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम जगहों पे जहां जहां मुसलमान है सबसे नफरत करते हो, वो मॉडल आप बना रहे हो। भारत एक बड़ी सभ्यता है, भारत इतना जो है वो घृणा पे आधारित सभ्यता नहीं है, ये प्रेम पर आधारित सभ्यता है। हमारा फ्रीडम मूवमेंट नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड लव के आधार पर चला है। उसके कुछ वैल्यूज तो आप रिटेन कीजिए। भारत के लोग एक पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर बनाने का सपना देखते थे। भारत के लोग बहुत संकीर्ण तरीके से नहीं सोचते थे। हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स हैं, आप इतने संकीर्ण तरीके से सोच रहे हो कि आप चुप हो। तो ये इनकी चुप्पी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता। अमेरिकन दबाव का जो सिलसिला है वो लंबे समय से चल रहा है। अमेरिकन दबाव का सिलसिला, जब आपने 93 वगैरह में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, वो सुब्रमण्यम स्वामी जिसके लिए बहुत दिनों से अभियान चला रहे थे, फिर 2008 में, जब 2008 में शायद हुआ है न्यूक्लियर डील जो हुई है, जिसके लिए मतलब लेफ्ट मनमोहन सिंह की सरकार से अलग हो गया था, मनमोहन सिंह अड़े हुए थे। उसके पहले आप याद कीजिए कि ईरान से गैस पाइपलाइन आने वाली थी। उस गैस पाइपलाइन को याद कीजिए आप, जो भारत के एनर्जी को कितना जो है एनर्जी मतलब कितने कम कीमत पर एनर्जी प्रोवाइड करने वाली थी। अमेरिकन दबाव में मनमोहन सिंह ने कदम पीछे खींचे और जिद करके न्यूक्लियर डील की। वो एक बहुत बड़ा जो है वो झटका था कि आपने ईरान से एक बहुत अच्छे संबंध, अफगानिस्तान तैयार था, एक पाकिस्तान की अड़चन आ रही थी, अफगानियों ने, तालिबानियों ने कहा था हम इसकी हिफाजत करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके, लेकिन आपको बहुत सस्ती दर पे एनर्जी मिलती। आपने कहा कि नहीं नहीं, हमको जो है वो गैस पाइपलाइन नहीं लेनी है, हमको न्यूक्लियर डील लेनी है। पता नहीं न्यूक्लियर एनर्जी आपसे कितनी मिल रही, कितनी नहीं मिल रही है। बाकी ईरान के साथ हमारा शायद डीएनए भी मिलता है। अगर आर्यन थ्योरी ठीक है तो हम सब लोग वहीं से आए हुए हैं जो है।
तो ईरान से बहुत अफेक्शनेट रिलेशन आपका रहा है। एशिया वर्सेज यूरोप का मामला है, मॉरलिटी का मामला है, और जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ऑनस्लॉट का मामला है, और ईरान के साथ आपका एक रिश्ता भी रहा है, लड़ाई झगड़े का भी रिश्ता रहा है, ईरान से अटैक भी होते रहे, इससे मैं इनकार नहीं करता, ईरान के हमले भी होते रहे हैं, वो एक इतिहास का पार्ट है। लेकिन पूरा का पूरा सूफी आंदोलन ईरान से ही आया हुआ है भारत में, तो इंडियन और ईरानियन सिविलाइजेशन का एक दूसरा रिश्ता है। लेकिन आज आप बहुत बहुत जो है ताकतवर बनते हो, आज आप बहुत बड़े महाशक्ति हो, विश्वगुरु बनते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपकी क्या हैसियत है? आप पिछलग्गू बन गए हो इसराइल के, जहां पे 1 करोड़ आबादी है। आपकी आबादी कितनी भैया? आपकी आबादी 140 करोड़ है, और वहां की आबादी 1 करोड़ है। आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, आप अमेरिका के पीछे घूम रहे हो, उसकी डांट पे कुछ नहीं बोल रहे हो। और ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तब ईरान का विदेश मंत्री आपके यहाँ आया था, पाकिस्तान और सब जगह जो शांति कर ली, उसका जिक्र आप नहीं करोगे। ट्रंप ने 200 बार कहा कि जो है हमने समझौता कराया, हमने आपके 100 राफेल गिर गए, उस पर आप बोलने की हिम्मत नहीं है। तो भारत इतना दब्बू नहीं था, शक्ति के स्तर पर भारत बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन नैतिक स्तर पर भारत की एक नैतिक आवाज थी पूरी दुनिया में। निर्गुट आंदोलन में, नाम में जो है वो भी आपने खो दी। तो ना मतलब जो है वो माया मिली न राम, आपको जो है वो मतलब माया भी नहीं मिली, राम भी चले गए आपके। तो ये स्थिति देश की इस समय है, और जो भी दुनिया में हो रहा है उससे हम सब लोग दुखी हैं। खमैनी जाते हैं वहां पे, जनता शासन का परिवर्तन करती, लेकिन जो है वो वहां पर एक तरह से जनता के माध्यम से रिजिम चेंज होना चाहिए। रिजिम चेंज का ठेका ना अमेरिका ने ले रखा है, ना इजराइल ने ले रखा है, ना यूरोप ने ले रखा है। रिजिम चेंज का जो बहाना जो है, वो पहले आप कहते हो हम न्यूक्लियर जो है वेपन्स खत्म कर रहे हैं, फिर आप कहते हो नहीं रिजिम चेंज है। क्या करना चाहते हो तो बताओ, आप जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो बहुत बड़ी शहादत दी है मुझे लगता है खामेनेई ने, और खामेनेई की बहुत सारी पॉलिसी से मैं डिसएग्री करता हूं। मैं कोई इस्लाम की कट्टरता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ईरान में एक तरह से ईरान ने एक अपना सिस्टम बनाया था, जो सिस्टम अरब के तमाम मोनार्की से बहुत भिन्न था, और अमेरिका का दलाल ईरान नहीं था, अमेरिका की चमचागिरी में नहीं उलझा हुआ था। बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद अपनी सॉवरेंटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर रहा था। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.